हमने लास्ट लेक्चर में जो है यहाँ पे देखे थे कि जो CO2 फिक्सेशन है कि जब CO2 प्लांट में आता वो एक कार्बन के एक कंपाउंड के साथ क्या होता है अटैच होता, इसको आप बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो हमने देखे थे वो स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था, जिसका नाम क्या था 3PG फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और जो आपने इस्तेमाल किए थे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, उसका नाम क्या था RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, लेकिन हमारे पास सवाल ये कि क्या सारे प्लांट्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट रहता, जो कार्बन फिक्स होने के बाद वो 3 कार्बन का रहता है। ठीक है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, डू ऑल प्लांट्स डू ऑल प्लांट्स डू ऑल प्लांट्स हैव हैव 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड डू ऑल प्लांट्स हैव 3 कार्बन कंपाउंड एज कौन सा कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या सारे प्लांट्स में जब CO2 फिक्स होगा तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का है या नहीं? आपके पास ये सवाल है, आंसर क्या होगा इसका, क्या लगता है आप लोगों को? क्या सारे प्लांट्स के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होगा? तो इसका आंसर रहेगा नो। सारे प्लांट के अंदर PGA तो बनता है, सारे प्लांट में PGA बनता है, लेकिन PGA एज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ये सारे प्लांट्स में नहीं रहना। क्या हम कहेंगे, देखो प्लांट से हम कहेंगे प्लांट से, प्लांट्स में जो है आपके पास क्या बनने वाला है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है। प्लांट्स में क्या बनने वाला है आपके पास, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है। फर्स्ट स्टेबल क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ये जो आपके पास दो टाइप करेंगे, एक जो है आप लोगों ने देख लिए वो कितने कार्बन का रहेगा, 3 कार्बन का। तो आपके पास कौन था वो, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड को आप क्या बोल सकते हैं, एड भी बोल सकते हैं। फॉस्फोग्लिसरेट, ये फॉस्फोग्लिसरेट एसिड दोनों सेम चीज है। ऑप्शन में देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑप्शन में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, उसमें आपने देखे फॉस्फोग्लिसरेट और आपने बोले कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन तो क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो याद रखना आपने, एसिड और एड दोनों के आपके पास सेम। जो प्लांट्स के अंदर जब CO2 जो है कोई कंपाउंड के साथ मिलेगा पहली बार और आपके पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और कौन है, PGA, जो कितना है 3 कार्बन का, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C3 प्लांट्स। क्या बोलते हैं उनको हम, C3 प्लांट्स। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ठीक है, इसी तरह जो है कुछ प्लांट के अंदर जब CO2 आएगा, जब CO2 क्या होगा आएगा कुछ प्लांट के अंदर बाहर से, वो क्या करेगा, एक कंपाउंड के साथ क्या करेगा, अपने आप को अटैच करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने कार्बन का रहेगा, 4 कार्बन का। वो है आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का था। जब प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA 3 कार्बन का था, उस प्लांट का नाम C3 प्लांट है। तो जिस प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है, उसका नाम क्या होगा, C4 प्लांट। अब C4 प्लांट और C3 प्लांट को भी छोड़ के कुछ और प्लांट्स रहते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है उनके बारे में हम पढ़ने वाले नहीं। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट, इन प्लांट्स का नाम जो है किसके ऊपर आया हुआ है, इनके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या रहता, एक प्लांट के अंदर जब CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो वो CO2 को अपना पार्ट बनाने की कोशिश करेगा, कोई कंपाउंड से उस CO2 को अटैच करेगा, वो कंपाउंड कितने कार्बन का बन जाएगा, 3 कार्बन का बनेगा या 4 कार्बन। 3 कार्बन के कंपाउंड में एक कार्बन CO2 का है, 4 कार्बन के कंपाउंड में एक कार्बन किसका है, CO2 का है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट C3 प्लांट बनेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि जब कौन सा प्लांट रहेगा आपके पास, C4 प्लांट। अभी हम C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद C4 प्लांट, वहां पे हम आपको जो है इसका फुल फॉर्म लिखाएंगे। अभी आप लोगों को याद रखना है सिर्फ OAA जो है कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, और यहाँ पे प्लांट्स कितने, प्लांट्स का नाम क्या हो जाएगा, C4 प्लांट। तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, अब हम जो पढ़ने वाले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूरे वर्ल्ड में जो है आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन जिसके थ्रू आपके पास ग्लूकोज बनता, इस रिएक्शन का नाम क्या था, डार्क रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन एक साइंटिस्ट ने फाइंड करा था और उसके कोवर्कर्स ने, तो रिएक्शन का उस साइंटिस्ट के नाम पे, इस रिएक्शन का नाम रहता है कैल्विन साइकिल। क्या नाम रहता है इसका, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है कौन सा बनेगा, 3 कार्बन का बनेगा। क्या नाम है उसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किसने ढूंढा था, वो कैल्विन ने ढूंढा था, याद है आप लोगों को, रेडियोएक्टिव आइसोटोप टेक्निक इस्तेमाल करा था उसने, किसके ऊपर, एल्गी के ऊपर, और उसको क्या मिला था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला था, जो क्या था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कैल्विन साइकिल इसका नाम है। कैल्विन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो इस साइकिल का दूसरा नाम क्या रहता, C3 साइकिल। क्या नाम रहता है इसका, C3 साइकिल। यही साइकिल को आप जो है इतनी देर से, जब से चैप्टर चालू हुआ
यही साइकिल को आप जो है ये नाम दे रहे थे डार्क रिएक्शन। क्या नाम दे रहे थे इसको? डार्क रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर आपने लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच को बनाए थे उसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम क्या है? डार्क रिएक्शन। यही जो आपके पास साइकिल है, जिस तरह आपके पास लाइट रिएक्शन को आपने क्या नाम दिए थे? फोटोकेमिकल फेज। इसको आप बोलेंगे बायोसिंथेटिक फेज। क्या बोलेंगे इसको? बायोसिंथेटिक फेज। क्या नाम है इसका? बायोसिंथेटिक फेज जो है इसका नाम रहने वाला है। इसका इस रिएक्शन का नाम बायोसिंथेटिक फेज रहने वाला है। ठीक है, यही साइकिल का और एक नाम लेने वाला है। ठीक है, इस साइकिल का और एक नाम क्या रहेगा? कीमोसिंथेटिक फेज। क्या नाम रहेगा इसका? कीमोसिंथेटिक फेज थी। और इसके और नाम रहते लेकिन इतने काफी होंगे, है ना? और लिखना है इसके नाम, काफी हो गए। ठीक है, क्या क्या नाम है इसका? कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज या कीमोसिंथेटिक फेज। कीमोसिंथेटिक फेज। ठीक है, सब क्या है आपके पास? नाम एक, नाम अनेक, काम एक है इसके। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने करा? डिस्कवर किसने करा था? बोलो किसने करा था? डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय कैल्विन, कैल्विन एंड उसके कर्मचारी। ठीक है, को वर्कर्स। ठीक है, कैल्विन एंड को वर्कर्स। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा कि कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहाँ पे होता, तो हम उसका लोकेशन पूछेंगे और आप सबको इसका आंसर मालूम है कहाँ पे होता कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। बोलो कहाँ पे होता? स्ट्रोमा में। वेरी गुड, कहाँ पे होने वाला है? स्ट्रोमा में होने वाला है। स्ट्रोमा किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हुई थी और लाइट रिएक्शन कहाँ पे हुई थी? ग्रैनुल थैलाकॉइड के लैमेला या मेम्ब्रेन में क्या हुई थी आपके पास? लाइट रिएक्शन। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होने वाला आपके पास? डार्क रिएक्शन। अब याद रखो, डार्क रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो दुनिया के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होने वाली। सारे प्लांट्स में नहीं, क्या वर्ड यूज करें हमने? फोटोसिंथेटिक प्लांट। क्योंकि जो है आपके पास प्लांट्स में भी कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ऐसे प्लांट जो दूसरे से न्यूट्रिशन चुराते जिनको आप बोलते हैं पैरासाइटिक। तो आपके पास कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे हो गया ऑरोब्रांचिया हो गया, स्ट्रिगा हो गया, कैस्कटा हो गया, ये सब कैसे प्लांट्स रहते हैं? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक प्लांट को खुद का खाना बनाने की जरूरत नहीं रहती और खुद का खाना नहीं बनाते तो खुद का खाना बनाने वाली प्रोसेस भी नहीं करेंगे। कौन सी प्रोसेस रहती है आपके पास? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में मेन रिएक्शन कौन से रहते हैं आपके पास? डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? C3 साइकिल। आपने ये नहीं सोचना कि C3 साइकिल सिर्फ C3 प्लांट में होगी। C3 साइकिल यानी कैल्विन साइकिल वो दुनिया के सारे जो है प्लांट्स में, कौन से प्लांट? फोटोसिंथेटिक प्लांट होंगे। समझ में आप लोगों को? C3 प्लांट में सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल होंगी। C4 प्लांट में C4 साइकिल प्लस C3 साइकिल होगी। समझ में आया आप लोगों को? C4 प्लांट में C3 साइकिल के साथ एक एडिशनल साइकिल रहती और C3 साइकिल सब में क्या रहती? कॉमन रहती। इसका मतलब पीजीए सब में बनने वाला है, लेकिन पीजीए पहले बना या बाद में बना वो इंपॉर्टेंट है। अगर पीजीए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है तो C3 प्लांट, पीजीए बाद में बना तो आपके पास वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, पहले कुछ और स्टेबल प्रोडक्ट बना था, वो 4 कार्बन का है, तो प्लांट का नाम क्या हो गया? C4 प्लांट। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना याद रखो कि C3 साइकिल दुनिया के सारे प्लांट्स में होती, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिखे हम यहाँ पे? सॉरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? अकर्स इन, अकर्स इन ऑल प्लांट्स नहीं, कौन से प्लांट्स? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को इतना? याद रहेगा ना? ठीक है, तो क्या क्या होगा? कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज, कीमोसिंथेटिक फेज। अभी दिख रहा है आप लोगों को हार्ड, लेकिन जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, ये जो है लॉजिकल चीज है जो आप लोग बाद में याद करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद याद रहता है। ठीक है, फिर कौन है आपके पास? किसने डिस्कवर करा था? कैल्विन और कोवर्कर। कैसे डिस्कवर करे थे इन्होंने? हम सबको मालूम है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक का इस्तेमाल करे थे। कौन से प्लांट के ऊपर करे थे? एल्गी के ऊपर करे थे। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ठीक है, उसके बाद लोकेशन का है इसका स्ट्रोमा है, और जो है कहाँ पे होती है? सारे प्लांट्स में होती है। कौन से प्लांट? फोटोसिंथेटिक प्लांट, चाहे वो C3 प्लांट हो या वो C4 प्लांट हो। लिख लो इसको आप लोग, फिर हम साइकिल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? इस डायग्राम को, इस रिएक्शन को समझेंगे जिस तरह आपके पास एनसीईआरटी में लिखे हुए है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख के क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास स्ट्रोमा में एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? RUBP। RUBP का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या नाम है बोलो उसका? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। कितने कार्बन का कंपाउंड है आपके पास? कितने कार्बन का कंपाउंड है आपके पास? बोलो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का ये आपके पास कंपाउंड है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है आपके पास जो है क्या करेगा? एक कंपाउंड के साथ अटैच होगा। ये कंपाउंड कहाँ से आया? बाहर से, एटमॉस्फेयर में से आया।
एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के थ्रू लीफ के अंदर आया। कौन है आपके पास CO2। कितने कार्बन है इसके पास, एक कार्बन है। और ये आपके पास आया और किसके साथ मिल गया, किसके साथ मिल गया, RUBP के साथ मिल गया। अब याद रखना ये स्टेप जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है RUBP के साथ अटैच होगा या कोई भी कंपाउंड के साथ अटैच होगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस स्टेप को आप बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको आप, कार्बोक्सिलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी कंपाउंड के साथ अटैच होगा या अपने आप को कंबाइन करेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पास किसके अंदर, C3 साइकिल के अंदर। ये स्टेप जो है एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता, ये एंजाइम अगर यहाँ पे रहा नहीं तो ये स्टेप नहीं हो पाएगा। ये आपके पास ऐसा एंजाइम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम बोलेंगे आप पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। क्या नाम है इसका, रुबिस्को, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी के लिए आप लोग याद रखो क्या नाम है इसका, रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को जो है आगे जाके धोखा देने वाला है, क्या करने वाला है, धोखा देने वाला है। किसको धोखा देने वाला है, प्लांट्स को, ठीक है। क्योंकि रुबिस्को जो है आपके पास ये एक दोगला एंजाइम, कैसा एंजाइम है, दोगला। इसकी जो कहानी हम इसके टाइम पे पढ़ेंगे, इसका फ्लैशबैक जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग याद रखना RUBP CO2 के साथ कंबाइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम क्या है, रुबिस्को। और इस स्टेप को हमने क्या नाम दिए, कार्बोक्सिलेशन नाम दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बना 6 कार्बन, कंपाउंड बना 6 कार्बन, लेकिन ये कार्बन कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। बोलो कैसा कंपाउंड है, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड है। और इसको हम गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, 6 कार्बन अनस्टेबल। एक कंपाउंड बन गया, जैसे बना वैसे टूट जाता है, जैसे बना वैसे टूट जाएगा। ये आपके पास 6 कार्बन है, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन कितना हो जाएंगे आपके पास, 6 कार्बन। इतना आता ना आप लोगों को मैथ, ना, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पे बनेगा फिर PGA। क्या बनेगा, PGA। PGA का अगर कंप्लीट नाम देंगे तो क्या नाम रहता है इसका, 3PGA। क्या नाम रहता है इसका, 3PGA। 3PGA का मतलब ये है, इसका फुल फॉर्म बोलो पहले क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो इसका नाम। अब यहाँ पे फॉस्फेट कैसे आ गया सर, इसका नाम देखो आपके पास क्या है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, मतलब इस कंपाउंड में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये जो 3PG है ये कितनी बार बनेगा आपके पास, 2 बार बनेगा। 3PG कितनी बार बनेगा आपके पास, 2 बार बनेगा। और एक PG कितने कार्बन का रहता है आपके पास, 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। समझ में आपके पास 2 PG कितने कार्बन के हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे। अब क्या होगा आपके पास जो PG है, अगर इसको हमें ध्यान से देखें तो PG कैसा दिखता है, दिखने में कैसा दिखेगा आपके पास, कंपाउंड की तरह दिखेगा। ये आपके पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, फिर क्या आपके पास कार्बन नंबर 3। और कार्बन नंबर 3 पे जो है आपके पास क्या रहने वाला है, बोलो क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, फॉस्फेट। आप पढ़ो उसका नाम फिर से क्या होगा, क्या नाम है उसका, 3PJ का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बराबर। ये आ गया फॉस्फो, और 3 कार्बन का कंपाउंड, ये कौन सा हो गया आपके पास, ग्लिसरिक एसिड, बराबर है। ऐसे कितने कंपाउंड है, 2 है। एज इट इज जो है आपके पास ऐसा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास जो 3PG है, जो 3PG है उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, एक यहाँ पे ATP इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम ATP इस्तेमाल करेंगे। हम जब यहाँ पे ATP इस्तेमाल करेंगे, ATP का फुल फॉर्म क्या रहता है, बोलो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ATP जो है आपके पास टूटेगा और क्या बन जाएगा, ADP। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हुआ, एक फॉस्फेट कहा गया, एक फॉस्फेट आया आपके पास इस कंपाउंड के पास और आके जो है चिपक गया। ये आपके पास 3 कार्बन थे, दिख रहा आप लोग, ये कहाँ पे थे आपके पास, 3 कार्बन। और 3 कार्बन में 3rd कार्बन पे जो है आपके पास कौन था, कौन था आपके पास, फॉस्फेट। कौन था आपके पास, फॉस्फेट। और जो आपके पास अब क्या हुआ, 1st कार्बन पे भी क्या अटैच हो गया, यहाँ पे फॉस्फेट हो गया। इस कंपाउंड का नाम रहता 1,3 बिस PGA। क्या नाम है इसका, 1,3 बिस PGA। एक कंपाउंड आपके पास 3PGA जो है उसके ऊपर आपने ATP इस्तेमाल करे और 3PGA का रिडक्शन करके आपने क्या बनाए, 1,3 बिस PGA। लेकिन यहाँ पे 3PGA कितने, 2। इसका मतलब ये रिएक्शन डबल से होने वाली, ये रिएक्शन क्या होंगी, डबल से। तो डबल से होंगी यहाँ पे तो बोरिक ATP इस्तेमाल होगा, और जब बोरिक ATP इस्तेमाल होगा तो क्या बनेगा, बोरिक ATP बनेगा। तो डबल से आपके पास क्या होगा, डबल से आपके पास क्या होगा, 1,3 बेस PGA बनेगा, जो कितने कार्बन का है बेबी, 3 कार्बन का। समझ गए इतना आप लोग, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, अब जो है हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास 1,3 बेस PGA है वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। बोलो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर ये कंपाउंड आपके पास जाके कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसको आप बोल सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ट्रायो शुगर है, 3 कार्बन की क्या है, ये शुगर, ठीक है।
तो आपके पास यहाँ पे जब 1,3 बिस पीजीए कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे आपको कुछ तो भी लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, कुछ तो भी लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, NADPH2 का NADPH2 का इस्तेमाल होगा और क्या बनेगा आपके पास NADP प्लस। जब NADH2 NADP प्लस में कन्वर्ट होगा आपके पास 1,3 बिस पीजीए किस में कन्वर्ट होगा, पीजीएल में। लेकिन 1,3 बिस पीजीए कितने यहाँ पे, दो है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कितने NADPH2 लगने वाले, दो, और दो इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेंगे, दो NADP प्लस मिलेंगे और साथ ही साथ आपके पास क्या हो जाएगा, तो पीजीएल बनेगा। इसमें से एक पीजीएल जो है आपके पास आगे जाएगा क्या बनाने के लिए, आगे जाएगा आपके पास सुक्रोज या ग्लूकोज या स्टार्च बनाने के लिए, ठीक है। आपके पास सुक्रोज किससे बने वाला था, ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज स्टार्च जो है ये वगैरह आगे जाके बनाएगा एक पीजीएल, और एक पीजीएल जो है आपके पास वापस आएगा, क्या बनेगा, आरयूबीपी। इसको जो है रीजनरेट करेंगे हम, आरयूबीपी को क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। और रीजनरेट करने के लिए फिर से हमको क्या लगने वाला है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, एटीपी लगेगा। और जब हम एटीपी इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, एटीपी मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि क्या हुआ, CO2 आया, CO2 प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के साथ कंबाइन हुआ, जो कौन है, आरयूबीपी। ये दोनों का कार्बोक्सिलेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। और यहाँ पे फर्स्ट जो है अनस्टेबल कंपाउंड बना, जो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। जैसे ही कंपाउंड बना इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और आपके पास 3 कार्बन का एक कंपाउंड बना जिसका नाम क्या है, 3 पीजीए। कितने बने, 2 बने। आपके पास एक 3 पीजीए, एक 1,3 बिस पीजीए में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे क्या लगा, एक एटीपी लगा। लेकिन हमारे पास 2 3 पीजीए है तो 2 1,3 बिस पीजीए बनेंगे और यहाँ पे क्या लगेंगे, 2 एटीपी लगेंगे। 1,3 बिस पीजीए आपके पास रिड्यूस हो गया पीजीएल के अंदर विद द हेल्प ऑफ NADPH2। लेकिन यहाँ पे 2 1,3 बिस पीजीए है तो यहाँ पे 2 पीजीएल बनेंगे, तो NADPH2 भी कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। आपके पास एक पीजीएल आगे जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से सुक्रोज और स्टार्च बनेंगे, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या बन रहे, कार्बोहाइड्रेट बने, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च सब बनेगा आपके पास, ठीक है। और एक पीजीएल वापस जाएगा और क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा, किसका, आरयूबीपी। एक पीजीएल को रीजनरेशन करने के अंदर क्या लगने वाला है, यहाँ पे एक एटीपी लगने वाला है। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि एक केल्विन साइकिल में कितने CO2 फिक्स होते, एक CO2 फिक्स होता, एक CO2 फिक्स करने के लिए कितने एटीपी लगते और कितने NADH2 लगते, तो हम बोलेंगे रिडक्शन में 2 एटीपी लगे थे, रीजनरेशन में 1 एटीपी लगा था, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और साथ ही साथ हमको क्या लगे थे, 2 NADPH2 भी लगे। और ये NADPH2 एटीपी कहाँ से मिले थे हमारे को, लाइट रिएक्शन में से मिले थे। समझ गए आप लोग, सर के ऊपर जा रहा, समझ में आ रहा है या सर के ऊपर जा रहा, बोलो आप लोग, सर के ऊपर जा रहा। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इन 3 पार्ट में हम लिखेंगे कि पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो कौन सा आपके पास, कार्बोक्सिलेशन, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, बोलो क्या नाम देंगे, रिडक्शन, क्या नाम देंगे इसको हम, रिडक्शन। थर्ड वाला तो आप सबको मालूम क्या नाम होगा उसका, रीजनरेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड वाला पार्ट है तो आप लोगों को मालूम क्या नाम है इसका, रीजनरेशन, क्या नाम है इसका, रीजनरेशन। इसको आप क्या करो, फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार जो है हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से समझ जाए उसको, कि हमारे पास जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, बोलो क्या नाम है इसका, RUBP, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, जो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास, इसके पास जो है कौन आया, इसके पास कौन आया, CO2 आया, कौन आया इसके पास, CO2 आया, जो कितने कार्बन का आपके पास, 1 कार्बन का है। 5 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को, क्या नाम है इसका, रुबिस्को, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है। और उस यहाँ पे फिर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, 6 कार्बन का क्या बनेगा, अनस्टेबल आपके पास कंपाउंड बनेगा। और ये 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड आपके पास टूटेगा, क्या करेगा, आपके पास टूटेगा, और टूट के आपके पास क्या बनेगा, 3 पीजीए बनेगा, क्या बनेगा आपके पास, 3 पीजीए। तो ये आपके पास 3 पीजीए बन गया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या बन गया, 3 पीजीए। दोनों आपके पास कितने कार्बन के, 3 कार्बन का, ये भी कितने कार्बन का आपके पास, 3 कार्बन का, ठीक है। 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6, 5 यहाँ का, 1 यहाँ का, ठीक है, बराबर है। अब क्या होगा, इनका रिडक्शन होगा। इनका रिडक्शन कैसा होगा कि आपके पास 3 पीजीए जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, या जिसको आप क्या बोलेंगे, पीजीए बोलेंगे, बराबर है। जो कितने कार्बन का है आपके पास, ये भी आपके पास कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। आपके पास फिर क्या होगा, ये भी आपके पास 3 पीजीए जो है कन्वर्ट होगा 1,3 बिस पीजीए, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ये भी कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन। लेकिन 3 पीजीए को जो है 1,3 बिस पीजीए में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा आपको, एटीपी लगेगा।
एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल होगा और क्या बनेगा एडीपी। फिर इसी तरह जो है आपके पास यहाँ पे एटीपी लगेगा, एटीपी इस्तेमाल होगा और यहाँ पे क्या बनेगा एडीपी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटीपी यूज हुए, 2 एटीपी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास 1,3 20 पीजीए जो है कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, या आप इसको क्या बोल सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी आप इसको बोल सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में रिडक्शन होने के लिए यहाँ पे क्या लगने वाला है आपको, एक NADPH2 लगेगा, और जब NADPH2 इस्तेमाल होगा तो क्या बनेगा आपके पास NADP प्लस बनेगा। ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास यहाँ पे भी 1,3 20 पीजीए जो है कन्वर्ट होगा आपके पास PGAL में, जो कितने कार्बन का है 3 कार्बन का। इसी तरह जो है आपके पास, और ये भी इसको भी आप क्या बोल सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल सकते हैं इसको भी यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होना है तो आपको क्या लगेगा एक NADPH2 लगेगा, और जब NADPH2 इस्तेमाल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास NADP प्लस, आपके पास 1,3 20 पीजीए रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर पीजीएल के अंदर। ठीक है, अभी 2 पीजीएल में से एक पीजीएल जो है हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा, और क्या बनाने की कोशिश करेंगे आपके पास RUP, इसको आप क्या बोलेंगे रीजनरेशन बोलेंगे। और यहाँ पे भी आपको क्या लगने वाला है एक एटीपी लगेगा, यहाँ पे भी हम जो है क्या इस्तेमाल करेंगे एक एटीपी इस्तेमाल करेंगे, और जब आप एटीपी इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा एडीपी बनेगा, बराबर है। और इसमें से जो है एक पीजीएल जो है आपके पास आगे जाएगा और ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेंगे, ग्लूकोज, या आप क्या बोल सकते हैं सुक्रोज या स्टार्च जो है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया C3 साइकिल हो गई सिंपलर फॉर्म, इसको भी आप देखो हमारे पास जो कैल्विन साइकिल है उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम क्या है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलेशन जो है फर्स्ट स्टेप का नाम। कार्बोक्सिलेशन जो है इसमें आप क्या बोल, इसमें आप CO2 जो है उसको कंबाइन करेंगे इस कंपाउंड के साथ टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CO2 इज कंबाइंड, CO2 इज कंबाइंड, CO2 is combined to form an stable intermediate, to form an stable intermediate। ये जो है आपके पास इसका काम है। और जो है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आपके पास कैल्विन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, C3 साइकिल है, बायोसिंथेटिक फेज है या कीमोसिंथेटिक फेज है, ये सब इसके नाम है। तो ये इसके अंदर कितने स्टेप्स रहते हैं, तो हम सब समझ लो कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप का नाम क्या है यहाँ पे रिडक्शन, थर्ड स्टेप का नाम क्या है रिडक्शन। तो पूछेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट क्रूशियल स्टेप, क्या रहने वाला है मोस्ट क्रूशियल स्टेप रहने वाला है किसके अंदर कैल्विन साइकिल के अंदर। और ये स्टेप के अंदर क्या इस्तेमाल होता है एंजाइम इस्तेमाल होता है, बिना एंजाइम के जो है ये आपके पास शेप नहीं हो जाएगा। कौन सा एंजाइम है ये जो एंजाइम है ये पूरे अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि जो अर्थ के ऊपर जो प्रोड्यूसर रहते हैं जिसके ऊपर हर एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है वो कौन है प्लांट्स है। अब प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक एंजाइम नेसेसरी है, उसका नाम क्या है रूबिस्को। तो रूबिस्को पूरे अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। एंजाइम क्या रहते हैं मेनली, एंजाइम क्या रहते हैं प्रोटीन। नीट में क्वेश्चन आता है वो कौन सा प्रोटीन है जिसकी क्वांटिटी अर्थ पे सबसे ज्यादा है, उसका आंसर कौन है रूबिस्को, जो हम बायोमॉलिक्यूल में लिखते हुए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि इट इज एंजाइम mediated process, it is enzyme mediated process, it is enzyme mediated process, इसको हम लिखेंगे इट इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। ठीक है, और ये एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम क्या है रूबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। किसका नाम है आरएनए का नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस जो इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने CO2 लिए जो कितने कार्बन का है एक कार्बन, इसको हमने मिलाया किसके साथ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो कौन है RUBP, बराबर है कितने कार्बन का है 5 कार्बन का। ये जो है आपके साथ मिलेंगे 5 कार्बन और 1 कार्बन, ये आपके पास क्या बनेगा 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। ऐसा कंपाउंड जो बनने के बाद ही क्या हो जाएगा आपके पास टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो है ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो कौन है आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड जिसके थर्ड कार्बन पे क्या रहने वाला है फॉस्फेट ग्रुप, ये आपके पास 3 कार्बन का है। और जो है आपके पास साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन का है, इसलिए कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या है C3 साइकिल। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, ये जो है कौन सा हो गया आपके पास कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड स्टेप है रिडक्शन।
सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इन दिस स्टेप इन दिस स्टेप इन दिस स्टेप क्या होगा इसमें, 3 PGA is reduced is reduced to 1,3 bis PGA 1,3 bis PGA by utilizing by utilizing utilizing, ठीक है। In this step 3 PGA is reduced to 1,3 bis PGA by utilizing ATP, and it is it is further reduced and it is further reduced into phosphoglyceraldehyde by utilizing, क्या इस्तेमाल करेंगे, by utilizing NADPH2, ठीक है, by utilizing NADPH2। इस स्टेप में क्या होगा, इन दिस स्टेप 3 PGA is reduced to 1,3 this PGA by utilizing ATP and it is further reduced into PGL by utilizing NADPH2। तो यहाँ पे आपके पास प्रोसेस कैसा होने वाली, ये हमारे पास 3 PGA था जो कितने कार्बन का था, 3 कार्बन था, उसको हमें जो है कन्वर्ट करें किसके अंदर, 1,3 bis PGA, 3 कार्बन का आपके पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसके फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। या एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया आपके पास, हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, एटीपी। ये एटीपी कहाँ से आया, ये एटीपी हमने बनाए लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन ग्रैनुल थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होगी या स्ट्रोमल थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होगी। वहां पे जो एटीपी बना था उसका इस्तेमाल करेंगे और एटीपी से क्या बन जाएगा आपके पास, एडीपी, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फॉस्फेट आ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1,3 bis PGA को जो है रिड्यूस करेंगे फेज में किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में रिड्यूस करेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम इस्तेमाल करें NADPH2 बराबर, जो किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास, NADP प्लस में। ये NADP प्लस वापस का आ जाएगा लाइट रिएक्शन में, वहां पे NADP प्लस वापस क्या बन जाएगा आपके पास, NADPH2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप, जिसका नाम क्या है, रिडक्शन। थर्ड स्टेप जो है आपके पास, इसका नाम क्या रहने वाला है, रीजनरेशन। क्या नाम रहने वाला है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम क्या करेंगे, केल्विन साइकिल को कंटिन्यूअस चलाना है तो आपको क्या करना है कि एक जो प्रोडक्ट बना था आपके पास, दो जो है 3 PGA था, तो PGL कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 PGL में से एक PGL को आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे रीजनरेशन। किसके रीजनरेशन में, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, जो कौन है आपके पास, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो एक PGL आगे जाएगा और क्या बनेगा आपके पास, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंटिन्यू टू कंटिन्यू टू कंटिन्यू कैल्विन साइकिल uninterrupted uninterrupted uninterrupted, ठीक है। 1 PGL is used to regenerate क्या रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट बाय यूटिलाइजिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय यूटिलाइजिंग ATP तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा, हमारे पास PGAL है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 3 कार्बन के कंपाउंड में थर्ड कार्बन पे क्या रहने वाला आपके पास, फॉस्फेट ग्रुप रहने वाला, और साथ ही साथ ये क्या है आपके पास, अल्डिहाइड। इसको आप रिड्यूस करेंगे और क्या बनेगा आपके पास, RUBP बनेगा, बराबर है, जो कितने कार्बन का आपके पास, 5 कार्बन का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, ATP इस्तेमाल करने हैं, क्या इस्तेमाल करने वाले, ATP। तो ATP जो है आपके पास, जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फेट है, RUBP में क्या है, बिसफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहाँ से है आपके पास, ATP के पास है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस होगी, केल्विन साइकिल, डिटेल में हमने क्या इसको पूरा पढ़, देखो आप लोग यहाँ पे केल्विन साइकिल का इस्तेमाल हो रहा क्या बनाने के लिए, इस्तेमाल हो रहा है, बोलो क्या इस्तेमाल हो रहा है, केल्विन साइकिल क्या बनाने के इस्तेमाल करें, ग्लूकोज। आप लोग बताओ, 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, कितने कार्बन का रहता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 कार्बन रहते हैं, ठीक है बराबर। अब आप लोगों ने केल्विन साइकिल पढ़े, जब हमारे पास एक बार केल्विन साइकिल हुई थी तो उसमें कितनी बार कितनी CO2 आया, एक CO2 आया। इसका मतलब एक केल्विन साइकिल में एक CO2 यूटिलाइज होता है। इसका मतलब अगर केल्विन साइकिल को एक ग्लूकोज बनाना है तो केल्विन साइकिल कितनी बार करना पड़ेगा आपको, 6 बार, ठीक है।
तो आपके पास 1 केल्विन साइकिल 1 केल्विन साइकिल फिक्सेस 1 कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास 6 केल्विन साइकिल क्या फिक्स करेंगे, हमारे पास 6 कार्बन फिक्स करेंगे, और जब 6 कार्बन आपके पास फिक्स होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब अगर हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो केल्विन साइकिल कितनी बार करना पड़ेगा, 6 बार। अब आप लोगों को जो है एक रेशियो याद रखना है, रेशियो में आपके पास क्या है, CO2 है और NADPH2 है, और उसके बाद कौन है, ATP है। जब आप एक CO2 को फिक्स कर रहे हैं तो कितने NADPH लग रहे हैं आपको, 2, और साथ ही साथ कितने ATP लग रहे हैं, 3 ATP लग रहे हैं। तो अगर जो है हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने CO2 फिक्स करना पड़ेंगे, 6। तो ATP कितने लगेंगे, NADPH2 कितने लगेंगे, हाँ, NADPH2 कितने लगेंगे, 12, और ATP कितने लेंगे, 18, ठीक है। ऐसा रहूंगा आपके पास, ये हमारे पास जो है 1 कार्बन फिक्स करने जो है एक केल्विन साइकिल में एक केल्विन साइकिल में जो है हमारे पास कितने एटीपी लग रहे, 3 ATP लग रहे, और साथ ही साथ क्या लग रहे, 3 ATP लग रहे, और साथ ही साथ क्या लग रहे, 2 NADPH लग रहे। कितना समझिए आप लोग, तो 6 केल्विन साइकिल में कितने लेंगे, 6 केल्विन साइकिल में कितने लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करो, 6 केल्विन साइकिल मतलब 6 कार्बन, 6 उसके बाद जो है 6 का कितना आएगा, 12, और जो है 6 का कितना आएगा, 18। तो ये क्या होगा आपके पास, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए होगा, किसके लिए होगा आपके पास, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपके पास ये रेशियो आपने याद रखना, ठीक है। तो आपके पास जो है 6 केल्विन साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, आपके पास 18 ATP हो जाएगा, और जो है आपके पास कितना हो जाएगा, 12 NADPH2। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी और कितने एनएडीएच लेंगे। हम कहेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन लेंगे, 6 कार्बन मतलब 6 बार केल्विन साइकिल, 6 बार केल्विन साइकिल मतलब 6 टू द 12, 6 टू द 18। इसने कहा अगर हमको जो है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, 2 ग्लूकोज में 12 कार्बन, 12 कार्बन मतलब 12 केल्विन साइकिल, 12 टू द 24, 12 थ्री द क्या आएगा आपके पास, 36। तो कितने आप लोगों को लगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है 6 केल्विन साइकिल है आपके पास, कितने बनेंगे आपके पास, ठीक है। 6 केल्विन साइकिल मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इस्तेमाल होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADH2, 6 केल्विन साइकिल में कितना होगा, 18 ATP और 12 NADH2। समझिए आप इतना, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो बोलना हमारे पास कि ATP एंड, ठीक है, क्या बोलता है आपके पास, CO2 जो है, और ATP जो है, और जो है आपके पास NADPH2 जो है, कितने लगेंगे अगर हमारे पास हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है। क्या बनाना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो हम बोलेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने हैं, 6 CO2 है, 6 CO2 है तो 6 टू कितना आएगा, 12 NADPH2 आएगा, और जो है आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 18 क्या आ जाएगा, ATP आ जाएगा, बराबर है। हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास कितने, 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो कितने लगेंगे बताओ आप लोग, कितने CO2 लेंगे यहाँ पे, 60 CO2 लेंगे। एक ग्लूकोज में 6 CO2 है तो 10 ग्लूकोज में कितने हैं, 60 CO2, 60 CO2 है आपके पास, तो 60 × 12 कितना आएगा, 60 × 2 कितना आएगा, 120 क्या लेंगे यहाँ पे, NADPH लेंगे, NADPH लेंगे। उसके बाद ATP कितने, ATP 60 × 30 कितना आएंगे आपके पास, 180 क्या होंगे आपके पास, ATP। समझ में आ गया आप लोग इतना, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये रेशियो अगर आपने याद रखे तो ये सारे जो है आपके पास क्या होंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या होगा आपके पास, एक केल्विन साइकिल का। देखिए आप लोग, हम लोगों को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो कितने एटीपी की जरूरत है हम लोगों को, बताओ, ठीक है, 18 ATP, और NADPH तो कितने, 12। तो हम लोगों को 12 NADPH2 चाहिए, और जो है साथ ही साथ क्या चाहिए, 18 जो है ATP चाहिए, 18 क्या चाहिए हम लोगों को, ATP चाहिए, ठीक है, समझिए इतना। अब जो आपको ATP और NADPH2 कहाँ से मिलते हैं, लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। लाइट रिएक्शन में भी दो है, साइक्लिक है और नॉन साइक्लिक, ठीक है। मान लो कि हमने क्या करे, हमने जो है 12 बार जो है क्या करे, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन करे। क्या करें हमने 12 बार, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन।
आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्ट क्या रहते, एक एटीपी मिलता, एक NADH मिलता और साथ ही साथ क्या मिलता, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब 12 बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करने से हमको जो है क्या मिलेंगे, 12 NADPH2 मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे पास क्या मिलेंगे, 12 ATP। अब देखो 12 बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे जो NADPH2 का रिक्वायरमेंट है ये तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमको जो है जितने NADPH2 चाहिए थे उतने तो हम लोगों को मिल गए, बराबर है, उतने मिल गए। लेकिन हमारे पास एटीपी जो है अभी बाकी है। कितने एटीपी और चाहिए हम सबको, 6 एटीपी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप और 6 बार जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करेंगे। अगर आप और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करेंगे तो आपको जो है 6 एक्स्ट्रा क्या मिलेंगे, NADPH2। NADPH2 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, वो चाहिए हमको नहीं, हमको क्या चाहिए अभी, एटीपी। क्या हमको ऐसी कोई रिएक्शन मालूम है जिसमें सिर्फ एटीपी बनता है, कोई रिएक्शन है ऐसी, वो है आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। अगर हम 6 बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करेंगे तो हमको 6 क्या मिलेंगे, यहाँ पे एटीपी मिलेंगे और 6 एटीपी आपके पास मिल गए, 6 प्लस आपके पास 12 कितना हो गया, 18। तो एनसीईआरटी का कहना है कि आपके पास जो है ये जो है हो सकता है कि आपके पास ये एटीपी का डिफरेंस और NADPH का डिफरेंस कंप्लीट करने के लिए आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है। क्या कह रहा है वो, कि जब आपको एटीपी और NADPH चाहिए तो आप डिफरेंस जो है रह जा रहा है, क्या रह जा रहा था कि 6 एटीपी बाकी रह गए थे। इस 6 एटीपी को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि आपके पास क्या हो सकती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, नोट, इट इज प्रोबेबली, इट इज प्रोबेबली, इट इज प्रोबेबली टू मेक द, टू मेक द, इट इज प्रोबेबली टू मेक द, टू मेक द डिफरेंस, टू मेक द difference of ATP and NADPH2 used in dark reaction, dark reaction, dark reaction, cyclic photophosphorylation takes place. Cyclic photophospho phosphorylation takes place. Phosphorylation takes place. ठीक है, it is probably to make the difference of ATP and NADPH to use in dark reaction cyclic photophosphorylation takes place। आपके ये एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रहा है कि हो सकता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इसलिए होता क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंस रह जा रहा था एटीपी का, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा है आपके पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। हमने पढ़े थे कि जब आपके पास जो है लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर के ऊपर हो जाती तब सिर्फ और सिर्फ जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन काम करता है। लेकिन अगर लाइट की वेवलेंथ जो है 680 नैनोमीटर के नीचे है तो आपके पास दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी काम कर रहा है और साथ ही साथ कौन कर रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी काम कर रहा है।